नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व के एवं दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इतिहास के बारे में। यह दोस्तों हम सभी ने प्रीवियस वीडियो में ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इतिहास को दोस्तों जानने और समझने का प्रयास किया था, जिसमें दोस्तों हम सभी ने सबसे पहले बात की थी पहले काल की, जिसे हम दोस्तों कनिंघम युग के रूप से, कनिंघम एरा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आज के इस सेशन में दोस्तों हम सेकेंड फेज को डिस्कस करेंगे, द्वितीय काल को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये द्वितीय काल आप सभी जानते हैं, इसे हम मार्शल एरा के नाम से जानते हैं, मार्शल युग के नाम से जानते हैं। ये काल दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो भारतीय पुरातत्व है, आप सभी जानते हैं इसकी शुरुआत यदि हम देखें सबसे मुख्य तौर पे तो 1861 में जब ASI है उसे जब स्थापित किया जा रहा है, तो वहां से इसकी स्थापना शुरू हो रही है। और उसके बाद इसके जो फर्स्ट डीजी बने थे वह कौन बने थे? एलेक्जेंडर कनिंघम। तो वहां से जो है कि प्रथम काल की जो शुरुआत है वह माना जाता है। अब यहां पे जैसे ही अलेक्जेंडर कनिंघम जाते हैं, जेम्स बर्जेस आते हैं, और उसके पश्चात कैसे जो है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में 25 वर्षीय मार्शल को पुरातत्व विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अब यदि आप देखेंगे कि जो सेकेंड फेज है जो कि 1902 से स्टार्ट होता है, 1944 के आसपास तक चलता है, तो यह फेज अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, कारण क्या है? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक जो पुरास्थल उत्खनन किए गए थे फेज फर्स्ट में, पहले काल में, वो ऐसे पुरास्थल थे जिनका संबंध मुख्यतः किस काल से रहा है? तो जिसका संबंध यदि हम बात करते हैं तो यह जो आपके पुरास्थल है ये बौद्ध काल के हैं, जैन काल के, ऐतिहासिक काल से संबंधित जो पुरास्थल हैं इन पे मुख्य कार्य किया गया। जबकि यदि आप देखेंगे कि जो पहला फेज है उसमें जो प्री हिस्टोरिकल साइट है, जो प्रागैतिहासिक पुरास्थल है, उनमें कार्य कम किए गए। लेकिन जब आप सेकेंड फेज में आते हो तो इस काल में जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो हुआ है प्रोटो हिस्ट्री पे। किस पे हुआ है? प्रोटो हिस्ट्री पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसी सेकेंड फेज में देखेंगे कि इंडियन आर्कियोलॉजी का, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति का काल, अलग अलग नामों से जानते हो, उसकी जो खोज है वो आपको इस सेकेंड फेज में देखने को मिलती है, जब पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा है उसकी खोज की गई। फिर आप देखेंगे कि कैसे 1922 में जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो खोज है वह किया गया था। इसीलिए ये जो काल है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी दूसरे काल में जो आपकी सिंधु सभ्यता की जो खोज है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व के इतिहास का जो द्वितीय काल है या फिर जो मार्शल युग है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? तो वह रही है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब देखिए ये 1902 में जो है कि लॉर्ड कर्जन ने, यानी भाई साहब मार्शल को क्या किया था? अपॉइंट किया था। अब ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए ही मार्शल को महानिदेशक का पद दिया गया। जब इनकी नियुक्ति 1902 में की गई थी सर जॉन मार्शल की पुरातत्व विभाग के प्रमुख के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में,
तब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 5 सालों के लिए था। इस पद पर नियुक्ति से पहले ये भाई साहब सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने कहां कहां पर कार्य किया था, तो यूनान के क्षेत्र में, तुर्की के क्षेत्र में, जो क्रीट द्वीप है वहां पर यह जो है कि पुरातात्विक कार्य पहले ही कर चुके थे। और उनके इन कार्यों को देखते हुए जो है कि इनको भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके अगले महानिदेशक के रूप में जो है इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने ही 28 अप्रैल 1906 में मार्शल के प्रयासों से जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसको एक स्थायी विभाग बनाया गया। अब आपको जब मैंने पहला काल बताया था तो वहां पे बताया था कि जैसे ही एएसआई 1861 में स्थापित होती है तो अगले कुछ वर्षों बाद 1866 में इसे अचानक से पुनः बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि अभी तक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये स्थायी विभाग नहीं था, ये अस्थायी विभाग के रूप में कार्य कर रहा था, जिसे सरकार कभी भी शुरू कर सकती थी, कभी भी बंद कर सकती थी। लेकिन इन भाई साहब सर जॉन मार्शल के प्रयासों से काफी लंबा वक्त लगा था। मैं आप लोगों को पेड बैच वाले में पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे रिपोर्ट दी गई, कैसे विशेष जो असम के भारत सचिव थे उसमें उन्होंने कार्य किया, फिर उसको मान्यता मिली और जाकर जो है कि उसको 28 अप्रैल 1906 को ये फाइनली हो गया कि नहीं, अब जो एएसआई है, अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एक परमानेंट बॉडी होगा, एक स्थायी विभाग होगा। ठीक है, तो कब बना था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 28 अप्रैल 1906 को। इसी काल की एक प्रमुख उपलब्धि है कि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है इसका प्रकाशन। अब यहां पे एएसआई जो भी कार्य कर रही है, जो भी इनके द्वारा एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनका एनुअल रिपोर्ट जो है अब पब्लिश होगा, एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट विषयों का प्रकाशन, ठीक है, मेमोयर्स, ठीक है, में किया गया। और साथ ही साथ डॉक्टर स्टेन कोनो को उस समय भारतीय पुरालिपि विशेषज्ञ के रूप में सर जॉन मार्शल का सहायक नियुक्त किया गया। आपने जैसे देखा कि एलेक्जेंडर कनिंघम के समय में भी जो पुरालिपिवेत्ता हैं उनकी नियुक्ति हुई, जेम्स बर्जेस के समय में भी पुरालिपिवेत्ता की नियुक्ति हुई, वैसे ही सर जॉन मार्शल के समय में जो पुरालिपि विशेषज्ञ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, डॉक्टर स्टेन कोनो के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको प्रिपेयर कैसे करना है बेटे, एक तरफ लिख लीजिएगा महानिदेशक, ठीक है, एक तरफ महानिदेशक और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा पुरालिपिविद। ठीक है, अब इससे ये होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में कौन थे, जेम्स बर्जेस के समय में कौन थे, ठीक है, और आपके ऐसे ही सर जॉन मार्शल के समय में कौन थे, एक अच्छी नोट्स जो है आपके पास हो जाएगी। वैसे यदि हम बात करें तो मार्शल के ही निर्देशन और निरीक्षण में जो तक्षशिला क्षेत्र है वहां पे 1913 से 1934 के दौरान जो है खुदाई प्रारंभ हुई थी। खुदाई शब्द न प्रयोग करके यहां पे बेटे ध्यान रखिएगा उत्खनन। हालांकि यदि देखा जाए तो इनके काल में जो उत्खनन की प्रक्रिया हो रही थी, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। हम जब भी कोई एक्सकेवेशन करते हैं, हम जब भी कोई उत्खनन की प्रक्रिया करते हैं तो वहां पे कोई पुरावशेष किस काल खंड का है उसके लिए हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है, स्तरों का निर्धारण, स्तरों का निर्धारण। और आपके एग्जाम का बेटे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि स्तरों का निर्धारण कैसे करते थे सर जॉन मार्शल, क्योंकि भारत में, भारतीय पुरातत्व में जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिमर व्हीलर। और मार्टिमर व्हीलर इन भाई साहब के बाद में आएंगे। तो फिर जो है कि कैसे स्तरों का निर्धारण ये करते थे, तो ध्यान रखिएगा समुद्र स्तर के आधार पे, जो समुद्री स्तर होता था, जो ओशन लेवल होता था, उसके आधार पर जो है ये क्या करते थे, स्तरों का निर्धारण करते थे। और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जो है कि समुद्री स्तर के आधार पर स्तरों का निर्धारण होता था, या फिर सर जॉन मार्शल स्तरों का निर्धारण कैसे करते थे, तो वो होता था समुद्री स्तर के आधार पे। ये जो स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, जो कि एक जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि भूतत्व विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आया।
पहली बार विश्व में से पिट रिवर्स ने लिया था और भारत में से आपको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मार्टिमर व्हीलर। कंफ्यूज मत होएगा, विश्व के संदर्भ में पिट जो आपके स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये लाए थे पिट रिवर्स, और भारत में जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो व्यक्ति कौन है? मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो एक्सकेवेशन उन्होंने किया, ध्यान रखिएगा, भले ही सर जॉन मार्शल उत्खनन के संदर्भ में वैज्ञानिकता के पक्षधर रहे हैं कि साइंटिफिक एक्सकेवेशन होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि सर जॉन मार्शल के जो एक्सकेवेशन किए गए उनमें साइंटिफिक इंप्लीमेंटेशन हमें उतना देखने को नहीं मिलता जो कि बाद में आने वाले समय में जो आप मार्टिमर व्हीलर के काल में देखने को मिलता है। 3D मैपिंग आप देखेंगे, आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज देखेंगे, यूज ऑफ स्ट्रेटिग्राफी देखेंगे, कई सारी चीजें मार्टिमर व्हीलर ने पहली बार इंडियन आर्कियोलॉजी को दी और वहीं से इंडियन आर्कियोलॉजी जो है एक नए आयाम पर, नए मुकाम पर पहुंचती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, खैर, तो तक्षशिला में, तक्षशिला आप सभी जानते बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहां पे 1913 से 1934 के दौरान इनके ही निरीक्षण में जो यहां पे एक्सकवेशन का जो काम है वो किया गया। अब आप सभी को पता होगा तक्षशिला में हमें कुल 3 टीले मिले हुए हैं, 3 टीला मिला हुआ है। उसका नाम क्या है बेटे? भीर टीला, ठीक है, सिरकप टीला और सिरसुख टीला। ठीक है, भीर टीला, सिरकप टीला और सिरसुख टीला, ये 3 टीलों के जो प्रमाण है वो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सांची एवं सारनाथ का भी पुनः उत्खनन किया गया, इन्होंने करवाया, और इसी दौरान जो है किस पुनः में पाटलिपुत्र और नालंदा विश्वविद्यालय का भी उत्खनन किया था। अब एक चीज ध्यान रखो बेटे, ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने बताया कि मार्शल ने क्या कहां पर उत्खनन कराया? तक्षशिला में उत्खनन कराया। इस दौरान सेकेंड फेज में अपने कार्यकाल के दौरान जब वो तक्षशिला में उत्खनन करा रहे थे तो इसी 1913 के दौरान हमें क्या मिला था? तक्षशिला से ही पहली बार एक विशिष्ट प्रकार का जो मृदभांड है, जो पॉटरी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉटरी है, और वो क्या है? वो है आपका NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले कृष्ण परिमार्जित मृदभांड, इस नाम से जानते, और इसी की जो है, ठीक है, प्रमाण, इसी की जो खोज है, सबसे पहली बार हमें यहां से जो आपके टीले हैं वहां से मिले हुए थे। जरा हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि कौन सा इन तीनों में से माउंड है? भीर टीला, सिरकप टीला या फिर सिरसुख टीला? इनमें से किस टीले से जो है कि जो NBPW है इसका पहला प्रमाण मिला था? अब ध्यान रखिए, जिसे आप वर्तमान में NBPW के नाम से जान रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जान रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में आप सभी मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए, सोने चांदी के यदि आपको थाली दे दी जाए, सोने चांदी के आपके बर्तन में खाने परोस दिए जाए, तो आपको लगेगा कितना अमीर आदमी। तो ठीक वैसा ही कार्यक्रम होता था प्राचीन काल में, सोने चांदी नहीं, NBPW हाई क्लास सोसाइटी के मृदभांड या फिर बर्तन के रूप में जाने जाते। ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार के बर्तन है, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की जो चमक है, एकदम चमचमाते हुए बर्तन ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा डेकोरेशन, इस पे डिजाइन आपको मिलेगा, और साथ ही साथ ये बर्तन काफी मजबूत और अच्छी तरीके से आग में पकाए गए जो बर्तन हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर जॉन मार्शल ने इन्हें NBPW नहीं कहा, इनके लिए क्या प्रयोग किया शब्द? ब्लैक ग्लेज्ड वेयर। ब्लैक ग्लेज्ड वेयर की जो संज्ञा है इन्होंने दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, इसके अलावा 1923 में वायसराय लॉर्ड रीडिंग और तथा इंचकेप, लॉर्ड इंचकेप ने जो है कि पुरातत्व के बजट में 90% की कटौती की संतुष्टि की थी। ध्यान रखिएगा, यह आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा, जैसे मैं देखो भैया, एक तो पहले ही पुरातत्व में ज्यादा कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब जो पैसा मिल रहा है, जो बजट मिल रहा है आर्कियोलॉजी को, उसमें भी 90% हम क्या करते हैं? कट कर दें। ऐसी रिकमेंडेशन किसने दिया था? लॉर्ड रीडिंग एंड लॉर्ड इंचकेप के द्वारा दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पे सर जॉन मार्शल और उनके सहायकों ने जिस प्रकार की एक्टिविटी दिखाई, जिस प्रकार की सतर्कता दिखाई, उससे यह हुआ कि सर जॉन मार्शल और तत्कालीन भारत सचिव की वाइकाउंट पील के प्रयासों से यह जो कटौती है यह कम करके 22% की गई। तो रिकमेंडेशन कितने प्रतिशत की हुई थी? 90% की।
कम करके कितना किया गया, 22% कर दिया गया। देखिएगा 90% कहा गया सर जॉन मार्शल और उस समय के जो भारत के सचिव थे जिनका नाम क्या मिलता है, वाइकाउंट पिल, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये जो कटौती 90% होनी थी उससे घटाकर कितनी की गई, 22% की गई। अतः इन दोनों ने ही पुरातत्व को समाप्त प्राय होने की स्थिति से बचा लिया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यदि किसी के बजट में आप 90% कटौती कम कर दें तो बचेगा क्या, बाबा जी का समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इन्होंने बचा लिया, जिससे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कटौती किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ बढ़ नहीं रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में हर साल आप देखेंगे कि स्थिति जो है वो लगातार दिनों दिन बदतर होती जा रही है। खासकर कौन से, जो आपके प्राइमरी लेवल से लेके जो आपके मैट्रिक लेवल तक के जो आपके जो सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, लगातार जो है कि इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। और प्राइमरी स्तर की तो एकदम स्थिति नाजुक ही बनी है। कितने हजारों जो आपके सैकड़ों जो स्कूल हैं वो प्रतिवर्ष जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में ये बंद होते जा रहे हैं, जबकि सरकार है, सरकार के पास पैसे हैं, बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार की वो कहते हैं ना कि वो उसको लाभ उस क्षेत्र में दिखता ही नहीं है, उनको बाकी सब काम करने हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षा को बढ़ावा देने की तो सभी सरकारों की स्थिति क्या हो जाती है, शून्य, 0 सन्नाटा। तो वही स्थिति है कि हर साल हम लाखों की संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, की भी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देश की जो भविष्य है, जिससे शिक्षा जो है उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1928 में सर जॉन मार्शल के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात अगले जो महानिदेशक बने वो बने थे एच हर ग्रिव्स। ठीक है, और एच हर ग्रिव्स जो है ये अगले महानिदेशक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए 1902 में ये भाई साहब अपॉइंट हो रहे हैं और 1928 में जो है ये रिटायर हो रहे हैं। इसी दौरान इन्होंने जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, और 1922 में कौन भैया, तो 1922 में जो है आपके राखाल दास बनर्जी, इन दोनों की सहायता से दो बड़े महत्वपूर्ण पुरातात्विक पुरास्थल हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और यह दोनों पुरास्थल आप आगे जाके देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल एक कह सकते हैं कि राजधानी के रूप में जो है देखने को मिलेंगे। आगे इसी काल में एक और व्यक्ति आएंगे, स्कॉलर स्टुअर्ट पिगट, जिनकी बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिका। और इस प्री हिस्टोरिक इंडिया में जो है इन्होंने क्या नाम दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कह के संबोधित किया है। जानिए क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कह के संबोधित किया है। ठीक है, तो इनके काल की ये विशेषता देखने को मिलती है। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी सर जॉन मार्शल 1931 तक विशेष कार्याधिकारी तथा मार्च 1934 तक जो है विशिष्ट कार्य के लिए जो है पुनर्नियुक्त हुए थे। देखिए भले ही 1928 में ये भाई साहब अपने जो डीजी का जो पद था, डायरेक्टर जनरल का जो पद था, उससे रिटायर जरूर हो गए और अगले महानिदेशक एच हर ग्रिव्स जरूर हो गए, लेकिन जिस प्रकार का एक्सपीरियंस, जिस प्रकार की एक्सपर्टीज इनकी थी, इनके कार्यों को देखते हुए इनको विशेष कार्यों के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ वर्क के लिए जो है इनको रीअपॉइंट किया गया था और इन्होंने 1934 तक जो है विशिष्ट कार्य के लिए रीअपॉइंट किए गए थे और 1934 में उन्होंने भारत जाके छोड़ा था। 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी को महानिदेशक का पद दिया गया। अब ध्यान रखिए, अभी तक आप जितने भी एएसआई के डीजी को बेटे देख रहे थे, एएसआई का पहला डीजी 1971 में बना था, 1871 में बना था और वह कौन बने थे, एलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। उसके बाद से आपने अलग अलग लोगों को देखा, जैसे फिर देखा आपने बर्जेस बने, ठीक है, फिर आपने देखा मार्शल बने, फिर आपने देखा कि यहां पे कौन बन रहे हैं, हर ग्रिव्स बन रहे हैं। तो अलग अलग लोग जो है उनकी नियुक्ति यहां पर आपने देखी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है कि एएसआई के महानिदेशक के पद के रूप में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब
अगले जो आपके महानिदेशक हैं जो एच हरग्रीव्स के बाद 1931 में अपॉइंट हो रहे हैं, वह कौन है? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पहले पुरातत्व हड़प्पा की खोज की थी। किसके निर्देशन में किया था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। तो अब ये प्रथम भारतीय बनेंगे, प्रथम भारतीय बनेंगे जो कि एएसआई के डीजी के रूप में जो है नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसी दौरान इनके सर जॉन मार्शल के ही काल में 1904 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया, जिसे हम प्राचीन स्मारक और परिरक्षण अधिनियम के नाम से जानते। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के काल में आया था ना 1948 में, ठीक है, पुरानी निखात अधिनियम 1878 के आसपास में आया था, ठीक है, जिसमें 10 रुपए से अधिक वैल्यू की कोई भी सामान है उस समय की, तो उस पे जो राइट है, जिस पे ओनरशिप का जो अधिकार है, जो स्वामित्व का अधिकार है, किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वैसे ही उस समय जो प्राचीन स्मारक हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनको परिरक्षण कैसे किया जाए, इसलिए जो है कि एक एक्ट 1904 में लाया गया जिसका नाम प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम है। ठीक है, और इस अधिनियम को 1932 में वापस से क्या किया गया था? इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे, संशोधन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो है, जो आपके एक्ट लाया गया, इसके द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बाहर के व्यक्तियों या विदेशियों को भी भारत में उत्खनन एवं अनुसंधान की अनुमति दे दी गई। अब देखिए 1904 में यह एक्ट आता है, 1932 में इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और ये संशोधन के द्वारा क्या ऐड किया जाता है? ध्यान सुनिएगा। संशोधन कहता है कि जो एएसआई है, अब अभी तक जो एएसआई है उसी के पास ये पावर था कि वो भारत के क्षेत्रों को, जो पुरास्थल है, वहां पे एक्सकेवेशन काम कर सके, एक्सप्लोरेशन काम कर सके, मतलब कि पुरातत्व संबंधित कार्यों का जो अधिकार था वो एएसआई के पास था। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू, बाय दिस अमेंडमेंट, अब ये जो पावर है वह बाहर के व्यक्तियों को या विदेशियों को भी जो है कि भारत में उत्खनन और अनुसंधान करने की जो अनुमति है वह आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जब आप आगे पढ़ेंगे, जो बच्चे आर्कियोलॉजी के होंगे उनको और भी पता होगा कि आप देखेंगे जैसे संशोधन होता है उसके कुछ वर्ष बाद 1935 में आपका पहला अभियान दल और महत्वपूर्ण अभियान दल भारत आता है, जिससे आप किस नाम से जानते हैं? येल कैम्ब्रिज अभियान दल के रूप में जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता डी टेरा एंड टीटी पीटरसन के द्वारा जो है किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप 1935 में अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय की ओर से अर्नेस्ट मैके ने चनहूदड़ों का उत्खनन किया। जब ये 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान दल आया था तो इसमें कश्मीर की घाटी का, सोन की घाटी का, नर्मदा घाटी का, कोर्दलयार घाटी का, इन सभी घाटियों का जो सर्वेक्षण का काम है 1935 में डी टेरा टीटी पीटरसन ने किया। तो इसके पहले तक आप देख रहे थे 1935 के पहले या 1932 के पहले आपने कहीं कोई चीज देखी? इतना आपने इतिहास पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर से आके यहां पे कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे 1932 में बाहर से लोग आए तो इन्होंने काम करना शुरू किया। और इसी में एक बहुत अन्य महत्वपूर्ण नाम है अर्नेस्ट मैके का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल चनहूदड़ो, जिसे आप मनके के कारखानों के लिए जाना जाते हैं। मनके का जो कारखाना है, जो बीड की फैक्ट्री है, वो यहां से मिली हुई है और इसका उत्खनन जो है इन भाई साहब ने किया था 1935 में, जो कि अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय की ओर से ये भाई साहब आए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 1935 में जेएफ ब्लैकस्टन जो है ये अगले महानिदेशक बने। आपने देखा कि 1931 में दयाराम साहनी अपॉइंट हुए थे और ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। उसके बाद 1935 में आप देख रहे हैं कौन है? जेएफ ब्लैकस्टन है। ठीक है, उसके बाद 1937 में इस पद पर राय बहादुर के एन दीक्षित की नियुक्ति, सेकेंड भारतीय व्यक्ति है। ये द्वितीय भारतीय व्यक्ति हैं जो कि यहां पे नियुक्त हुए थे। तो प्रथम राय बहादुर साहनी, द्वितीय राय बहादुर के एन दीक्षित। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं। अब यदि आपको मैं बात कहूं
राय बहादुर के एन दीक्षित को, तो इन्होंने अपने काल में बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं। महत्वपूर्ण काम इसलिए इस संदर्भ में किए हैं कि यदि आप इनके कार्यों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भारत में एक अभियान दल 1935 में भारत आता है, ठीक है, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों को, कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी इत्यादि का जो क्षेत्र है उसको ये एक्सप्लोर करता है, कोर्टलयार घाटी इत्यादि सबको। लेकिन इन भाई साहब के एन दीक्षित ने प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अनुसंधान दल का गठन किया था। मैंने क्या कहा? प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक, एक बार जल्दी से भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अनुसंधान दल का गठन किया था। ठीक है, किस लिए किया था? कि जो गुजरात की जो साबरमती घाटी है, साबरमती जो घाटी है, उस साबरमती वैली को सर्वेक्षण करने के लिए, उस पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो है कि इसका गठन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जानकीगा उसी के लिए केवल फेमस नहीं है, इन्होंने 1938 में भारतीय पुरातत्व विभाग के बेहतर कार्यप्रणाली के लिए जो उर क्षेत्र है भारत के बाहर, उसके शाही कब्रों के प्रसिद्ध उत्खननकर्ता लियोनार्ड वुली को भारत आमंत्रित किया था। ध्यान रखिएगा, लियोनार्ड वुली को इन्होंने भारत आमंत्रित किया था। ये कहां पे थे भाई साहब? ये भारत के बाहर जो अन्य सभ्यताएं थी तत्कालीन, वहीं का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल उर है, उसके शाही कब्र के उत्खनन के लिए जाने जाते लियोनार्ड वुली, और ये भारत में बाहर से आए थे। जब ये भारत में 1938-1939 के दौरान ये भारत आए तो इन्होंने भारतीय पुरातत्व में बेहतरी के सुझाव जो है दिए थे। इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई थी। एडवाइजर फॉर आर्कियोलॉजी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि आर्कियोलॉजी के लिए इनको बेहतर सुझाव दे, उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। प्री हिस्टोरियन को नियुक्त कीजिए, प्री हिस्टोरियन प्रागैतिहासिक विद को नियुक्त कीजिए, और वैसे ही प्रोटो हिस्टोरियन को अपॉइंट कीजिए। अर्थात इन्होंने 3 बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि एडवाइजर फॉर आर्कियोलॉजी, अपने पुरातत्व के क्षेत्र में बेहतरी के लिए एक सुझाव देने वाले व्यक्ति की नियुक्ति कीजिए। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो व्यक्ति सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, प्री हिस्टोरियन, उसको अपॉइंट कीजिए, और प्रोटो हिस्टोरियन को जो है उसको भी अपॉइंट जो है आप कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसी काल की सर जॉन मार्शल के काल की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1917 में पहली बार आप देखेंगे किसकी नियुक्ति की जाइए? पुरातत्व रसायनज्ञ, ठीक है, आर्कियो केमिस्ट को अपॉइंट किया गया पहली बार। आर्कियो केमिस्ट को जो है अपॉइंट किया गया था 1917 में। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि जो के.एन. दीक्षित हैं, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय को प्रथम विश्वविद्यालय बनाया जिसे स्वतंत्र रूप से उत्खनन करने की अनुमति दी गई, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनित प्रथम स्थल बाणगढ़ था। ठीक, अब देखिए, अभी तक जैसे मैंने बार बार कहा कि एएसआई के पास ही अधिकार था, एएसआई का ही अधिकार क्षेत्र था कि अभी तक कोई भी जो क्षेत्र है उसके उत्खनन का अधिकार किसके पास था। देखिए, अभी वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो उत्खनन है ये कौन करता है? ये 2-3 चीजों के द्वारा की जाती है। भारत में मुख्यतः 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो उत्खनन कराती है। पहला एएसआई करती है, और दूसरा एएसआई के संरक्षण में जितने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दक्कन विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे जितने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय, ठीक है, उज्जैन का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ठीक है, इन सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा उत्खनन का काम किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई कि एएसआई के अलावा हम जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं, जो आपके विश्वविद्यालय हैं, वो उत्खनन करेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हुई इन राय बहादुर के.एन. दीक्षित के शासनकाल में। इन भाई साहब ने सबसे पहले जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसको यह अधिकार दिया, उसको यह लाइसेंस दिया कि अब आप स्वतंत्र रूप से उत्खनन
कर सकते हैं। और उन्होंने जिस पूरा श्लोक सबसे पहली बार उत्खनन किया उसका नाम था बाणगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आपका थर्ड फेज है वो है मॉर्टिमर व्हीलर का, जो कि 1944 से 1948 तक एक महत्वपूर्ण काम करेंगे। ठीक है, इस दौरान हम तीसरे काल को भी आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस सेशन में आपके इस दूसरे फेज के जो मार्शल एरा है, मार्शल युग है, उसको हम सभी ने जानने और समझने का प्रयास किया। वीडियो कैसे लगी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सुझाव दोस्तों में बेहतर बनाता है। और साथ ही दोस्तों यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो भी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। उस टॉपिक के ऊपर हम दोस्तों जल्द ही आप सभी के लिए वीडियोस भी लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका सुझाव, आपके जो विचार हैं हमारे लिए दोस्तों काफी मायने रखते हैं। तो अपना विचार, अपने सुझाव जरूर दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।